स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSCC ब्रिजेश चौधरी में। और आज एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे, हम नए टॉपिक का आगाज करेंगे, संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, तो इस टॉपिक की स्टार्ट करने चल रहे हैं। बात करेंगे संधारित्र की। इसे कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर बात आती कि संधारित्र होता क्या है। एक नए अंदाज में एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी को एकदम जैसे फीलिंग आ जाएगी। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब होता है फीलिंग। तो फीलिंग लेना है। अगर आपको फीलिंग का आनंद लेना है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि संधारित्र होता है क्या। आप लोग एक बात बताइए हमें कि जो पंखे में आपने देखा है कि आपका कंडेंसर होता है ना। कंडेंसर ये आपका जो फैन होता है, ये फैन है ऐसा। ये फैन, और इस फैन में एक आपका छोटा सा होता है कंडेंसर, और उसके बिना, इस कंडेंसर के बिना ये जो फैन है आपका स्टार्ट ही नहीं होगा। मतलब एक ही इस पंखे को चलाने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है, धक्का, और वो धक्का मिलता है इस कंडेंसर से। अब ये बात आती कि इस कंडेंसर में ऐसा क्या होता है जो इस पंखे को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक, एज एग्जाम्पल मैं बता दूं। सबसे पहली बात है कि जो हम लोग के घरों में करंट आती है वो आती है आपकी 3 एम्पियर से 5 एम्पियर के बीच में, और पंखे को चलने के लिए, स्टार्ट होने के लिए नियर अबाउट आपका 20 एम्पियर से 25 एम्पियर तक का करंट चाहिए। इसको चलने के लिए 20 एम्पियर से 25 एम्पियर तक का करंट चाहिए। अब क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हम लोग की जो घरों में जो नॉर्मल करंट आती है ये इसको धक्का दे सकती है, मतलब चलने की उसका आ सकती है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो इसमें जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर लगा देते हैं, और कंडेंसर में खूब सारे ढेर सारे आवेश होते हैं, ढेर सारे आवेश होते हैं। और ये क्या करता है, एकदम से इस 3 एम्पियर के साथ यह क्या करता है भाई, अपना टोटल बैलेंस लगा के, टोटल आपकी एनर्जी, टोटल आवेश एकदम ढकेल देता है, और ये बना देता है इस 3 एम्पियर को 20 एम्पियर में चेंज कर देता है। और उसके बाद ये पंखा क्या होता है, चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और चलना स्टार्ट हो जाता है। जब चलना स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये आवेश जो ना, तब जब चलना स्टार्ट हो जाता है तो ये आपके अपने नॉर्मल करंट, जो हम लोग की करंट आती है, जो हम लोग की धारा विद्युत आती है, उसी में ये आपका चलने लगता है। अब बात आती है, बात ये आती है कि क्या ये पंखा को हमेशा 20 एम्पियर का करंट चाहिए? नहीं, पंखे को हमेशा 20 एम्पियर करंट नहीं चाहिए। पंखा तो आपका 3 से 5, बस इसको धक्के की जरूरत होती है। जैसे जब आपका कंडेंसर क्या होता है, खराब हो जाता है। जब आपका कंडेंसर खराब हो जाता है तो पंखा आपका घिर 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 चलने के लिए ना, स्टार्ट जब करो तो घिर 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 करता है। तो आप क्या करते, डंडे से चलाते हो उसको, है ना। डंडे से चलाने के बाद पंखा ऑटोमेटिक फिर अपना बैलेंस बना देता है। उसके बाद फिर आपका है ना अच्छे से हवा लेते हो। तो उस समय आप क्या चेंज करते हो, उसको चेंज करते हो भाई, उसका कंडेंसर। और यही कंडेंसर आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है कैपेसिटर का। मतलब मोटी मोटी बात में ये बात समझो कि संधारित्र ऐसी युक्ति है, संधारित्र ऐसी युक्ति जिसमें आवेश संचित रहते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उन आवेशों का हम उपयोग विद्युत उपकरणों में करते हैं। मतलब मोटी मोटी भाषा में परिभाषा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, एक नई बात आती है। फिर से एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ इस परिभाषा को। संधारित्र ऐसी युक्ति है
जिसमें आवेश संचित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उन आवेशों का उपयोग अपने जो उपकरण, विद्युत उपकरण हैं, उसको चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब बात आती है, इससे एकदम रिलेटेड बात आती है, एकदम महत्वपूर्ण बात आती है। अब एक आती बेटे धारिता, है ना, कैपेसिटेंस इसे बोलते हैं, ये धारिता। देखो इसका भी एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल समझ लो। जैसे बहुत सारे कंडेंसर होते हैं, जैसे फैन के लिए जो पंखा होता है, फैन के लिए आपका अलग कंडेंसर होता है, जो आपका मोटर होता है। हाँ एक बात और, जो कूलर होता है ना, कूलर में भी आपका कंडेंसर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, तो फैन के लिए अलग, और जो मोटर, विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, उसमें भी आपका एक कंडेंसर लगा होता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है इस वाले से ज़्यादा होती है। वो महंगा मिलता है मार्केट में, इस वाले से जो फैन वाला, फैन तो 40-45 की मिल जाएगा, है ना, बट वो वाला जो होता है वो आपका और महंगा मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस भाई साहब को, जो फैन भाई साहब हैं, पंखे भाई साहब हैं, इनको चलाने के लिए इतने करंट की आवश्यकता होती है, बट जो विद्युत मोटर होता है उसको चलाने के लिए आपका नियर अबाउट 40 से 45 एम्पियर की आवश्यकता होती है। तो भाई साहब अगर इस वाले को लगाएंगे इसमें, तो क्या इसको स्टार्ट धक्का दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। तो उस समय हम बड़ा वाला कंडेंसर यूज करते हैं, और बड़ा वाला कंडेंसर यूज करने का मतलब क्या भाई, हो सकता है कि इस वाले में जो बड़ा वाला कंडेंसर है, इस वाले में जो चार्ज स्टोर रहते हैं, आवेश जो संचित रहते हैं, उन आवेशों की मात्रा क्या हो भाई, आपकी लिमिट क्या हो, ज्यादा हो। अब ये समझिएगा, धारिता किसी संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। एकदम सीधी सी लॉजिक, किसी संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। और जो धारिता होती वो होती है आपकी सी, धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं, और धारिता सी इक्वल टू होता है आपका आवेश, कहीं पे अगर आया तो आपका आवेश आ गया, आवेश का मतलब क्यू। और एक बात समझिए, पहले से पढ़ते यारो, जहां पे आवेश वहां पे विभव होगा, सी इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका क्यू बाई भी। सबसे पहले हम इसके मात्रक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इसके मात्रक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक आपका कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, और इसको हम कहते हैं फैरड। जो धारिता होती है, धारिता सी का मात्रक क्या होता है भाई आपका, फैरड होता है। यह SI यूनिट है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ धारिता के बारे में। ये जो धारिता है ना, सबसे पहली बात, जो धारिता की निर्भरता क्या होती है, धारिता की निर्भरता, धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहली बात यह है कि ये जो धारिता होती है ना, धारिता इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू आपका क्यू बाई भी। मतलब जो धारिता होती है, धारिता माध्यम की प्रकृति पे, माध्यम की प्रकृति पर तथा चालक के विमाओं पर निर्भर करती है। इस बात को मैं बताऊंगा, विमाओं पर निर्भर करती है। एक बात है समझिएगा, जैसे C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जहां पे आवेश आता है ना, जहां पे आपका आवेश आता है वहां पे क्या उत्पन्न होता है भाई, विभव होता है।
और जितना आवेश रहेगा उतना विभव रहेगा। मतलब ये है कि जो भी किसके कारण उत्पन्न होता है भाई, आपका क्यू कारण उत्पन्न होता है। मतलब कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। क्यू का मान बढ़ेगा तो भी का मान भी क्या होगा भाई आपका। बात को समझ में आ रही है, बात को समझ में आ रही है। ऐसे भी जो वोल्टेज है, विभव का मान बढ़ेगा तो आवेश का मान क्या होगा भाई आपका, बढ़ेगा। इस वाले का मान घटेगा तो इस वाले का मान भी क्या होगा भाई आपका, घटेगा। तब यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा Q इक्वल टू सी भी, या C इक्वल टू होता है आपका Q बाई भी, ऐसा। ठीक है, जैसे ओम के नियम में आप लोगों ने ये पढ़ा है, ओम के नियम में आपने पढ़ा है कि R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है। और आपने ये भी पढ़ा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब ये है कि अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा। अरे अपने सीधी सीधी बात ये पढ़ी है, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये बताओ कि जो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो जब चालक के प्रतिरोध में ये बात है तो आपकी धारिता में भी तो वही बात होगी। यहां पे देखो, अगर इसका मान बढ़ाएंगे, धारा का मान बढ़ाएंगे, धारा का मान दोगुना कर देंगे, विभव का मान कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ए वाला इससे कटेगा, आर का मान बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे इस पे अगर इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका वाले का मान क्या हो जाएगा भाई, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो मतलब Q का मान बढ़ाने पर या V का मान बढ़ाने पर इसके धारिता में कोई परिवर्तन नहीं, धारिता आपकी वही देगी। ये बात तो समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम। यही आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, है ना। जो धारिता होती है वह माध्यम की प्रकृति तथा चालक की विमाओं पर निर्भर करती है, और यह आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करती। आगे बात करते हैं, एक बात करते हैं हम गोलीय चालक, है ना। गोलीय चालक की धारिता सबसे पहले ना, ये जो आपका बहुत अच्छी बात है ना, मतलब मन से लग रही है। अब हम बात करते हैं, जब आपकी बात आ गई चालक की तो हम बात करते हैं चालक की, चालक क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोलीय चालक की, ठीक है। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय चालक। लगाते हैं हेडिंग गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। एक आपका गोला है, ये आपका गोला है, और इसकी त्रिज्या क्या भाई आपकी, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आपकी कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर है। और इस गोले को आवेश क्यू दिया गया है, और जब इस गोले को आवेश क्यू दिया जाएगा तो यह क्यू आवेश इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। यह क्यू आवेश इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, ऐसे। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इस आवेश के कारण, ये जो आवेश है, इस आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर उत्पन्न क्या होगा भाई आपका, विभव उत्पन्न होगा। मान लेते हैं यहां पे बिंदु P है, और इस बिंदु P पर क्या होगा उत्पन्न भाई आपका, विभव उत्पन्न होगा। और इस विभव का मान आप जानते, थोड़ा सा फ्रेम चेक कर ले, इस विभव का मान क्या होगा, इस विभव का मान आप लोग पढ़े हो, Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, किस आवेश को दिए हो। और ये जो आपका गोला है, गोलीय पृष्ठ की क्या भाई, त्रिज्या। ये बात समझ रहे हो।
ये बात तो आप समझ ही रहे। धारता C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। एकदम सीधी सी लॉजिक है, ठीक। और यह जो V है, अब ये बात बताओ कि यह जो V है, यह आप पहले ये बताओ कि यह विभव है कि विभवांतर। यह जो V है, यहाँ पे ये जो V है, Vp है ना, ये आपका है विभवांतर। क्यों? क्योंकि आवेश को आप अनंत से लेकर आओगे। और ये इसके पहले वाले चैप्टर में जो विभव वाला जो चैप्टर था, वो उस वाले चैप्टर में मैंने एकदम अच्छे से मैंने बताया, ठीक है। और वहां पे जाकर इसमें आपका नोटिफिकेशन जो मतलब कि मैंने लिंक सब्सक्रिप्शन में जो आपका है उसमें मैंने लिंक डाल दिया है, जाकर देख लीजिएगा, है ना। उसमें देख लीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है कि यह आपका जो भी है ये विभव है कि क्या भाई, आपका विभवांतर है। तो यहाँ पे C इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आपका Q, विभवांतर क्या है और विभव क्या है। आवेश को कहाँ से लेकर आओ, अनंत पे लेकर आओ तो बिंदु P पर आओगे। और अनंत पे जो आवेश होता है क्या होता है भाई आपका, अनंत पे आवेश क्या होता है भाई आपका, सॉरी अनंत पे जो विभव होता है वो आपका क्या होता है भाई, शून्य होता है। तो अनंत पे विभव शून्य होता है, तो यहाँ पे आपका इस बिंदु P पर विभव ही बोल सकते हैं। यह आपका Vp है ना, Vp का मान कितना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। ए वाला इससे कटेगा, ए भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, C इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R मिलेगा। अब इसमें देखो, एकदम ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो आपका धारिता होती है माध्यम की प्रकृति, ये जो एप्सिलॉन 0 है या निर्वात की विद्युतशीलता इसे कहते हैं। और इस एप्सिलॉन 0 का मान आप लोग जानते हो, है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस एप्सिलॉन 0 का मान इतना होता है। और यदि आपका जो 4 पाई है, 4 पाई तो आपका एक नियतांक है, फिक्स है, अचर नंबर है, तो एप्सिलॉन 0 बचा। एप्सिलॉन 0 माध्यम की प्रकृति हो गई, विद्युतशीलता हो गई। और यह R क्या है, बीमा का मतलब क्या था, या तो क्षेत्रफल, या तो आयतन, या तो भाई आपकी त्रिज्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही ना आपका डायमेंशन होता है भाई। तो यह जो R है, यह R आपकी क्या हो गई भाई, त्रिज्या हो गई। मतलब C का मान किस किस पे निर्भर करेगा भाई, एक तो इस पे निर्भर करेगा और एक तो त्रिज्या पे निर्भर करेगा। ऐसे इसको एक समीकरण कर लेते, समीकरण नंबर इसको कर लेते 2, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए वाला नियतांक है तो आपको हो जाएगा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0, यह पहली बात। और C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, आपका R हो जाएगा, यह आपकी दूसरी बात। इस C का मान इन बातों पे तो ही निर्भर करता है, न कि Q पर और न कि V पर। एक गोलीय चालक की धारिता आ गई, ये फार्मूला, डेरिवेशन ये हो गया, ठीक है। अब यहां से एक बात है ना, यहां से एक बात ये है कि यह जो आपका गोला है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आएगा। इसको हटा दे रहे हैं। यह जो आपका गोला दिख रहा है ना, इससे जो ऊर्जा निकलेगी, इससे जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, यह आपका चारों दिशाओं में निकलेगा। ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। विद्युत क्षेत्र हर जगह निकलेगा, ठीक है। तो हमें मतलब ऊर्जा की ज्यादा नुकसान होगा भाई, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो
तो हमें ऊर्जा का ज़्यादा नुकसान होगा। तो हम क्या कर दिए, हम सोच रहे कि अब हमें ऊर्जा का ज़्यादा नुकसान न मिले, ऊर्जा का ज़्यादा नुकसान न हो। तो इसके लिए हमने एक नए प्रकार के संधारित्र, या आपका गोलीय संधारित्र कहा जाता है, इसको हम कहते हैं गोलीय संधारित्र। ठीक है, हम एक ऐसे संधारित्र की रचना किए, एक ऐसा संधारित्र बनाए जिसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। और समांतर प्लेट संधारित्र क्या करता है, वह सिर्फ एक ही तरफ आवेश का संचय करता है, विद्युत क्षेत्र का संचय करता है, ऊर्जा का संचय करता है ना। ये आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र की मैंने जो रचना की, वह आपका सिर्फ एक ही ओर विद्युत क्षेत्र का संचय करता है, ऊर्जा का संचय करता है या आवेश का संचय करता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं हम अभी, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। देखो समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है, ये आपकी इसमें दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट ए और इसका जो क्षेत्रफल है आपका भाई A1, ठीक है। और एक दूसरी प्लेट होती है, इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है आपका क्या भाई A2 है। और अच्छी बात यह है कि जो पहली प्लेट होती है, इस पे आवेश जो दिया गया होता है, वह आवेश आपका होता है भाई प्लस आवेश होता है, प्लस की। और दूसरी प्लेट पे जितना आवेश इस पे दिया जाता है, उतना ही दूसरी प्लेट पे आपका माइनस आवेश दिया जाता है, ठीक। और इनके प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है, इनके प्लेटों के जो बीच की दूरी होती है, वह इनके क्षेत्रफल से, है ना, वह इनके क्षेत्रफल से बहुत ही कम होनी चाहिए। और एक अच्छा संधारित्र आपको चाहिए। यदि आपको एकदम बात को एकदम सीक्वेंस से समझना, एकदम मजा आ जाएगा, है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, हर किसी से अलग पाओगे आप लोगों ने, है ना, एकदम अलग पाओगे। ये जो दोनों प्लेट, अगर आपको एक अच्छा संधारित्र चाहिए तो इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, यह A1 बराबर आपका A2 होना चाहिए, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, वह इनके क्षेत्रफल से बहुत 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 कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? जब इनके प्लेटों के बीच की जो दूरी d है बहुत कम होगी, तो यह जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, यह अनंत की तरह कार्य करेगा। यह आपकी अनंत प्लेट की तरह कार्य करेगा। अनंत प्लेट होने का मतलब क्या है? एक अच्छा संधारित्र, है ना। मतलब ऐसे देखो, एक बात समझिएगा, एक किताब है, बुक है ना, ये बुक है, इन प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, तभी आपका अनंत प्लेट की तरह कार्य करे। अनंत प्लेट की तरह कार्य करने का मतलब क्या है? ये बुक है, ठीक। और इस बुक को हम क्या किया, ऐसे एक मैं बुक दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल इधर है, ऐसे इस बुक को हम क्या करें, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे सब कुछ दिख रहा है। और क्या किए, हम इस बुक को ऐसे लेकर चले हैं, ऐसे अपनी आँख के पास एकदम लेके चलिए, तो हमें चारों तरफ बुक ही बुक दिखाई देगी। और दूर से रहेगा तो यार बस ये तो किताब है। सेम ये लॉजिक, अगर इनके प्लेट की बीच की दूरी अगर क्षेत्रफल के बराबर हो या जो भी हो, तो यह अनंत प्लेट की तरह कार्य नहीं करेगी, है ना। और
अगर इनके प्लेट के बीच की दूरी बहुत कम हो इसके क्षेत्रफल से, तो ये आपकी अनंत प्लेट की तरह कार्य करेगी। जैसे आपकी एक मक्खी है ना, ये मक्खी अगर इस पे गिर जाए, है ना, तो इसको यह जो बोर्ड बहुत बड़ा लगने लगेगा। सोचिए यार कितना बड़ा बोर्ड है, कितना बड़ा बोर्ड है ना, कितना बड़ा बोर्ड। जैसे एक चींटी है ना, चींटी को अगर एक खेत में डाल दो, है ना, खेत में जैसे हम लोग, भाई तो जो भी है खेत में यदि डाल दो, फील्ड है, उस फील्ड में डाल दो, तो वो चींटी पूरा रेंगते रेंगते कहाँ तक जाएगी, उसको लगेगा यार ये फील्ड कितना बड़ा है। सिमिलर लॉजिक है ना। एक बात और, इन प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वह है आपका सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या भाई आपका, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आपका, सिग्मा इक्वल टू आपका होता है भाई Q/A। इतनी बात तो पहले चैप्टर में तो पढ़े हैं आप लोग, ये बात तो पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि सिग्मा इक्वल टू Q/A, मतलब कि एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व के। इतनी लॉजिक क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो, अब हम मान लेते हैं, है ना, इन प्लेटों के बीच आपका एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बीच में कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर ये दोनों प्लेटें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही। मान लेते पहली प्लेट उत्पन्न कर रही भाई, आपका जो क्षेत्र है वह पहली प्लेट उत्पन्न कर रही, यह आपका क्षेत्र E1 है, ठीक है। और दूसरी प्लेट जो क्षेत्र उत्पन्न करेगी वह आपका क्षेत्र E2 है। एक बात अच्छे से बताइए, जो प्लस आवेश होता है वह अपने से दूर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यह दूर उत्पन्न कर रही है इस बिंदु पर, है ना। और यह वाली जो प्लेट है जो माइनस वाली है, यह वैद्युत क्षेत्र को अपनी तरफ खींचती है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E2 वाला, यह आपका इसी दिशा में होगा, E2 इसी दिशा में। और दोनों प्लेटों का जो वैद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर, वह दोनों एक ही ओर है, और एक ही ओर है तो हम इसका निकाल लेते E1। E1 बराबर आप लोग पढ़े हैं σ/2ε0। अरे भाई पहले चैप्टर की बात है, पहले चैप्टर में आप लोगों ने आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू σ/2ε0, और E2 इक्वल टू यही हो जाएगा, E2 इक्वल टू क्या है भाई, σ/2ε0। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई आपकी, E + 2ε0 σ/2ε0। यह आपका EP इक्वल टू हो जाएगा 2 σ/2ε0। ये 2 से कटेगा, EP इक्वल टू मिल जाएगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र मिलेगा आपको σ/ε0। यह एक नंबर की बात होगी। इतनी बात यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बात और जानते हो आप लोग एकदम, अब बात करते हैं इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर की। इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर मान लेते, इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर आपका डेल्टा V है, तो डेल्टा V इक्वल टू E × dr। ये भी आप लोग उस पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में पढ़े हैं, वैद्युत विभव वाले चैप्टर में। डेल्टा V इक्वल टू E × dr, और यह जो dr है यह अति सूक्ष्म दूरी होती है, मतलब कि इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, तो इसको क्या कर देते भाई हम, d कर देते हैं, ठीक है। और E का मान जो मिला है उस E के मान को हम इसमें रख देते हैं, σ/ε0 इंटू आपका D। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q/A। क्यों, जो आवेश दिया आपने, तो यह आपका डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा Q, मान लेते इन प्लेटों को स्मॉल Q ही लिख लेते हैं, स्मॉल Q/ε0। जो आवेश आपने दिया, आपने स्मॉल Q आवेश दे रखा है, ठीक है।
A इंटू आपका D। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब धारिता वाला फार्मूला रख लेते हैं। तो धारिता वाला फार्मूला के बारे में आप लोग एकदम अच्छे से जानते हो। हम किस तरह हल करें, किस तरह हल करें, किस तरह हल करें भाई, इस तरफ हल कर दे रहे, इसको हटा दे रहे। धारिता का जो फार्मूला होता है वह C इक्वल टू क्या होता है भाई, C इक्वल टू Q अपान विभव। विभव का मतलब विभवांतर है ना। डेल्टा V का मान क्या मिलेगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q, डेल्टा V का मान रखेंगे तो एप्सिलॉन 0। डेल्टा V का मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A इंटू आपका D। बात को समझ में आई, आई समझ में? एक मिनट थोड़ा फ्रेम चेक कर लो। ए वाला Q इस वाला Q से कटेगा, तब C इक्वल टू मिलेगा या एप्सिलॉन 0 चला जाएगा ऊपर, A चला जाएगा ऊपर, बचेगा नीचे आपका D। एकदम क्लियर। डेल्टा V है ना विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर आपका डेल्टा V। क्यों? क्योंकि ये जो आवेश है, आप आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हो, और आवेश को अनंत से लेकर आओगे तो वहां पे दो बिंदुओं के बीच बात, ये तो बिंदु आपका अनंत, और अनंत में विभव आपका होता है 0। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की बात होगी और दो बिंदुओं के बीच की बात होगी तो आपका विभवांतर हो गया, एकदम पक्का फिक्स विभवांतर हो जाएगा। एक बात, और दूसरी बात ये हम निकाल लेते भाई, ये वाला फार्मूला आप लोग तो इस विभव वाले चैप्टर में पढ़े ही हो। E और E का मान इस वाले भाई साहब सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 से रख लेते हैं, और ये आपका ऐसा आ जाएगा। डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसका मान रखेंगे तो Q। ठीक है, सिग्मा आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन 0 इंटू D। और इस भाई साहब का मान, ये जो आपका धारिता वाला फार्मूला उसमें रख देंगे, और यह निकलते उछलते भी आ जाएगा। C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D, और यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। सबसे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो क्लास पसंद आई तो कहना सबसे पहले क्लास को लाइक दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे की जो क्लास होगी हमारी, आगे की क्लास फिर जल्द ही आप लोगों के सामने होगी।